क से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ उपेंद्र नाथ अश्क जी की कहानी पिंजरा। तो आइए सुनते हैं। शांति ने ऊबकर कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उठकर अनमनी सी कमरे में घूमने लगी। उसका मन स्वस्थ नहीं था। लिखते लिखते उसका ध्यान बट जाता था। केवल 4 पंक्तियां वह लिखना चाहती थी, पर वह जो कुछ भी लिखना चाहती थी उससे लिखा ना जाता था। भावावेश में कुछ ना कुछ लिख जाती थी। 6 पत्र वह फाड़ चुकी थी और यह 7वां था। घूमते घूमते वह चुपचाप खिड़की में जा खड़ी हुई। संध्या का सूरज दूर पश्चिम में डूब रहा था। मालती ने क्यारियों में पानी छोड़ दिया और दिन भर के मुरझाए फूल जैसे जीवन दान पाकर खिल उठे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। शांति ने दूर सूरज की ओर निगाह दौड़ाई। पीली पीली सुनहरी किरणें जैसे डूबने से पहले उन छोटे छोटे बच्चों के खेल में जी भर हिस्सा लेना चाहती थी, जो सामने के मैदान की हरी हरी घास पर उन्मुक्त खेल रहे थे। सड़क पर 2 कमीन युवतियां उछलती कूदती चली आ रही थी। शांति ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा और मुड़कर उसने अपने इर्द गिर्द एक थकी हुई निगाह दौड़ाई। छत पर बड़ा पंखा धीमी आवाज से अनवरत चल रहा था। दरवाजे पर भारी पर्दे हिल रहे थे और भारी कोच और उन पर रखे हुए रेशमी गद्दे, गलीचे और दरमियान में रखे हुए छोटे छोटे अटकोने मेज, उन पर पीतल के नन्हे नन्हे हाथी और फूलदान। और उसने अपने आप को उस पक्षी सा महसूस किया जो विशाल स्वच्छंद आकाश के नीचे खुली स्वतंत्र हवा में आम की डाली से बंधे हुए पिंजरे से लटक रहा था। तभी नौकर उसके छोटे लड़के को जिसे बरबस खींचता सा लाया। धोबी की लड़की के साथ वह खेल रहा था। आओ देखा न ताओ, और शांति ने लड़के को पीट दिया। क्यों? तू उन कमीनों के साथ क्यों खेल रहा था? क्यों खेलता है तू उनके साथ, इतने बड़े बाप का बेटा होकर? और उसकी आवाज चीख की हद को पहुंच गई। हैरान से खड़े नौकर ने बढ़कर जबरदस्ती बच्चे को छुड़ा लिया। शांति जाकर धम से कोच में धंस गई। उसकी आंखों में अनायास ही आंसू बह निकले। तब वहीं बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने अतीत के कई चित्र फिर आ गए। उसके पति तब लॉन्ड्री का काम करते थे। बाइबल सोसाइटी के सामने, जहां आज एक दंदान साज बड़े धड़ल्ले से लोगों के दांत उखाड़ने में निमग्न रहते हैं, उनकी लॉन्ड्री थी। आय अच्छी थी, पर खर्च भी कम न था। 35 रुपए तो दुकान का किराया ही देना होता था, और फिर कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए जो तबेला ले रखा था उसका किराया अलग था। इसके अतिरिक्त धोबियों को वेतन, कोयले, मसाला और 100 दूसरे पचड़े। इन सब खर्च की व्यवस्था के बाद जो थोड़ा बहुत बचता था, उससे बड़ी कठिनाई के साथ घर का खर्चा चलता था। और घर उन्होंने दुकान के पीछे ही महिलाल स्ट्रीट में ले रखा था। महिलाल स्ट्रीट जैसे अब है, वैसी ही तब भी थी। मकानों का रूप यद्यपि इन सब वर्षों में कुछ बदल गया है, किंतु मकानों में कुछ अधिक अंतर न था। अब भी इस इलाके में कमीन बसते हैं, और तब भी बसते थे। सील भरी अंधेरी कोठरियां चमारों, धीवरों और शुद्ध हिंदुओं का निवास स्थान थी। एक ही कोठरी में रसोई, बैठक, शयन कक्ष, गृह, और वह भी ऐसा जिसमें सास, ससुर, बेटा, बहू, लड़की, लड़कियां सब एक साथ सोते हों। जिस मकान में शांति रहती थी, उसके नीचे टेढ़ी चमार अपने 8 लड़के लड़कियों के साथ रहता था। दूसरी चौड़ी गली में मारवाड़ी की दुकान थी, और जिधर दरवाजा था उधर भंगी रहते थे। उनके दरवाजे से जरा ही परे भंगियों ने तंदूर लगा रखा था, जिसका धुआं सुबह शाम उनकी रसोई में आ जाया करता था, जिससे शांति को प्रायः रसोई की खिड़की बंद रखनी पड़ती थी। दिन रात वहां चारपाइयां बिछाई रहती थी, और कपड़े बचाकर निकलना प्रायः असंभव होता था। गर्मियों के दिन थे और म्यूनिसिपैलिटी का नल काफी दूर गली के पास था, इसलिए गरीब लोगों की सहूलियत के लिए शांति ने अपने पति
से सिफारिश पर नीचे डेवढ़ी के नल से उन्हें पानी लेने की इजाजत दे दी। किंतु जब उन्हें उस मकान में आए कुछ दिन बीते तो शांति को मालूम हो गया कि यह उदारता बड़ी महंगी पड़ेगी। एक दिन जब उसके पति नहाने के बाद साबुन की डिबिया नीचे ही भूल आए और शांति उसे उठाने गई तो उसने उसे नदारद पाया। फिर कुछ दिन बाद तौलिया गायब हो गया और इसी तरह दूसरे तीसरे कोई ना कोई चीजें गुम होने लगी। हार कर एक दिन शांति ने अपने पति के पीछे पड़कर नल की टोटी पर लकड़ी का छोटा सा बक्सा लगवा दिया और चाबी उसकी अपने पास रख ली। दूसरे दिन जब एक ही धोती से शरीर ढांपे वह पसीने से निचुड़ती हुई चूल्हे के आगे बैठी रोटी की व्यवस्था कर रही थी तो उसने अपने सामने एक काली सी लड़की को खड़ा पाया। लड़की उसकी समवयस्क थी। रंग उसका बेहद काला था और शरीर पर उसने अत्यंत मैली कुचैली धोती और बंडी पहन रखी थी। वह अपने गहरे काले बालों में सरसों ही का तेल डालती थी क्योंकि उसके मस्तक पर बालों के नीचे पसीने के कारण तेल से मिली हुई मैल की एक रेखा बन रखी थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी सी नाक, शांति के हृदय में क्रोध और घृणा का तूफान उमड़ आया। आज तक घर में जमादारिन के अतिरिक्त नीचे रहने वाली किसी कमीन लड़की को ऊपर आने का साहस नहीं हुआ था और न स्वयं ही उसने किसी से बातचीत करने की कोशिश की थी। लड़की मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी। क्या बात है? जैसे आंखों ही आंखों में शांति ने क्रोध से पूछा। तनिक मुस्कुराते हुए लड़की ने प्रार्थना की कि बीबी जी पानी लेना है, हमारा नल भंगी चमारों के लिए नहीं है। हम भंगी नहीं है, चमार नहीं है। फिर कौन हो? मैं बीवी जी सामने के मंदिर के पुजारी की लड़की हूँ। लेकिन शांति ने आगे न सुना। उसे लड़की से बातें करते करते घिन आती थी। धोती के छोर से चाबी खोलकर उसने फेंक दी। इस काले कलूटे शरीर में दिल काला न था और शीघ्र ही शांति को इस बात का पता चल गया। रोज ही पानी लेने के वक्त चाबी के लिए गोमती आती। गली में पूर्वियों का जो मंदिर था वह उसके पुजारी की लड़की थी। अमीरों के मंदिरों के पुजारी भी मोटरों से घूमते हैं। यह मंदिर था गरीब पूर्वियों का, जिनमें प्रायः सब चौकीदार, चपरासी, साइस अथवा मजदूर थे। पुजारी का कुटुंब भी खुली गली के एक और भंगियों की चारपाई के सामने सोता था और जब रात को कोई तांगा उधर गुजरता तो प्रायः किसी न किसी की चारपाई उसके साथ घिसटती हुई चली जाती थी। मंदिर में कुआं तो था, पर जब से इधर नल आया उस पर डोल और रस्सी कभी ही रही और फिर जब समीप ही किसी की डेवड़ी के नल से पानी मिल जाए तो कुएं पर बाजू तोड़ने की क्या जरूरत है। इसलिए गोमती पानी लेने और कुछ पानी लेने के बहाने बातें करने रोज ही सुबह शाम आ जाती। पटलोही नल के नीचे रखकर, जिसमें सदैव पान के कुछ पत्ते तैरा करते, वह ऊपर चली आती और फिर बातों बातों में भूल जाती कि वह पानी लेने आई है और उस समय तक वह न उठती जब तक कि उसकी बुढ़िया दादी गले में अपनी चारपाई पर बैठी हुई चीख चीख कर गालियां देती हुई उसे ना पुकारती। मतलब नहीं कि इस बीच में शांति और गोमती में मित्रता हो गई थी। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि शांति जब रसोई में खाना बनाती अथवा कमरे में बैठी पड़ी सोती तो उसको गोमती का सीढ़ियों में बैठकर बातें करते रहना बुरा नहीं लगता था। कई तरह की बातें होती, मोहल्ले की, भंगियों की बातें, चमारों के घरेलू झगड़ों की बातें और फिर कुछ गोमती की निजी बातें। इस बीच में शांति को मालूम हो गया कि गोमती का विवाह हुए वर्षों बीत चुके हैं, पर उसने अपने पति की सूरत नहीं देखी। बेकार है, इसलिए न वह उसे लेने आता है और न उसके पिता उसके साथ भेजते हैं। कई बार छेड़ने की गर्ज से या कई बार मात्र आनंद लेने की गर्ज से ही शांति उससे उसके पति के संबंध में और उसके अपने मनोभावों के संबंध में प्रश्न पूछती। उत्तर देते समय गोमती शर्मा जाती थी, किंतु इतना सब होते हुए भी उसकी जगह वही सीढ़ियों में ही बनी रही। फिर किसी प्रकार पुजारी की वह काली कलूटी लड़की वहां से उठकर
उसके इतने समीप आ गई कि शांति ने एक बार अनायास आलिंगन में लेकर कह दिया, आज से तुम मेरी बहन हुई गोमती। वह सब आज भी शांति को स्मरण था। सर्दियों की रात थी और अनारकली में सब और धुआं धुआं हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे लाहौर के समस्त तंदूरों, होटलों, घरों और कारखानों में सारे दिन उठने वाले धुएं ने सांझ होते ही इकट्ठे होकर अनारकली पर आक्रमण कर दिया हो। शांति अपने नन्ही को कंधे से लगाए, हाथों में कुछ हल्के फुल्के लिफाफे थामे क्रय विक्रय करके चली आ रही थी। वह कई दिन से अनुरोध के बाद अपने पति को इधर ला सकी थी और उन्होंने जी भर खाया पिया और खरीद किया था। अनारकली के मध्य बंगाली रसगुल्लों की जो दुकान है, वहां से रसगुल्ले खाने को शांति का बड़ा मन होता था, पर उसके पति को कभी इतनी फुर्सत ही ना हुई थी कि वह वहां तक सिर्फ रसगुल्ले खाने के लिए जा सके। अस्पताल रोड के सिरे पर हलवाई के साथ चाट वाले की जो दुकान है, वहां से चाट खाने को शांति की बड़ी इच्छा थी, पर चाट ऐसी निकम्मी चीज खाने के लिए काम छोड़कर जाने का अवकाश शांति के पति के पास कहाँ। कई दिनों से वह अपने उम्मी के लिए कुछ गर्म कपड़ों के टुकड़े खरीदना चाहती थी। सर्दी बढ़ रही थी और उसके पास एक कोटी न थी, और फिर गर्म कपड़े ना सही स्वेटर बुन दिया जाए, पर उसके पति हाँ करके टाल जाते थे। किंतु उस दिन वह निरंतर महीने भर तक अनुरोध करने के बाद उन्हें अपने साथ अनारकली ले जाने में सफल हो गई, और उस दिन उन्होंने जी भर बंगाली रसगुल्ले और चाट वालों की चटपटी चाट खाई थी, बल्कि घलुए में मोहन के पकोड़े और मटरों वाले आलूओं के स्वाद भी चखे थे। फिर उम्मी के लिए कपड़े भी खरीदा था और ऊन भी मोल ली थी, और 2 आने दर्जन ब्लेडो वाली गुड़ वो की डिबिया तथा एक कोलगेट साबुन की 2 आने वाली टिकिया उसके पति ने भी खरीदी थी। कई दिनों से वे उन्हीं पुराने ब्लेडों को शीशे के ग्लास में तेज करके नहाने वाले साबुन से ही हजामत बनाते आ रहे थे, और उस दिन शांति ने यह सब खरीदने के लिए उन्हें विवश कर दिया था, और दोनों जने यह सब खरीदकर खर्च करने के आनंद की अनुभूति ले पुलकित चले आ रहे थे। दिसंबर का महीना था और सूखा जाड़ा पड़ रहा था। शांति ने अपने सस्ते पर गर्म शॉल को नन्हे के गिर्द और अच्छी तरह लपेटते हुए अचानक कहा, निगोड़ी सूखा जाड़ा पड़ रहा है, सुनती हूँ नगर में बीमारी फैल रही है। पर उसके पति चुपचाप धुएं के कारण कड़वी हो जाने वाली अपनी आंखों को रुमाल से मलते नजर आ रहे थे। शांति ने फिर कहा, हमारी अपनी गली में कई लोग बीमार हो गए हैं। परसों टेढ़ी चमार का लड़का निमोनिया से मर गया। तभी शॉल में लिपटा बच्चा हल्के हल्के 2 बार खांसा और शांति ने उसे और भी अच्छी तरह शॉल में लपेट दिया। उसकी बात को सुनी अनसुनी करके उसके पति ने कहा, पेट में सख्त गड़बड़ी हो रही है। घर आकर शांति ने जब लड़के को चारपाई पर लिटाया और मस्तक पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को पिछली तरफ किया, तो वह चौंक कर पीछे हटी। उसने डरी हुई निगाहों से अपने पति की ओर देखा। वे सिर को हाथों में दबाए नाली पर बैठे थे। उम्मी का माथा तो तवे की तरह तप रहा है। उसने बड़ी कठिनाई से गले को अचानक अवरुद्ध कर देने वाली किसी चीज को बरबस रोक कर कहा, लेकिन उसके पति को कै हुई। शांति का कंठ अवरुद्ध सा होने लगा और उसकी आंखें भर सी आई थी, पर अपने पति को कै करते देख बच्चे का ख्याल छोड़कर वह उनकी ओर भागी। पानी लाकर उनको कुल्ला कराया। निढाल से होकर वे चारपाई पर पड़ गए, पर कुछ ही क्षण बाद उन्हें फिर से कै हुई। शांति के हाथ पांव फूल गए। घर में वह अकेली, सास माँ पास नहीं, कोई दूसरा नाता रिश्ता भी समीप नहीं, और नौकर रखने की गुंजाइश ही कभी नहीं निकली। वह कुछ क्षण के लिए घबरा गई। एक उड़ी उड़ी सी दृष्टि उसने अपने ज्वर से तपते हुए बच्चे और बदहजमी से निढाल पति पर डाली,
अचानक उसे गोमती का ख्याल आया। शांति अकेली कभी गली में नहीं उतरी थी, पर सब संकोच छोड़ वह भागी भागी नीचे गई। अपनी कोठी के बाहर गली की ओर मात्र ईंटों के छोटे से पर्दे और ओट से बने हुए रसोई घर पर बैठी गोमती रोटी बेल रही थी और चूल्हे की आग से उसका काला मुंह चमक सा रहा था। शांति ने देखा उसका बड़ा भाई अभी खाना खाकर उठा है। तब आगे बढ़कर उसने इशारे से गोमती को बुलाया। तवे को नीचे उतार और लकड़ी को बाहर खींचकर गोमती उसी तरफ भागी आई। तब विनीत भाव से संक्षेप में शांति ने अपने पति तथा बच्चे की हालत का उल्लेख किया और फिर प्रार्थना की कि वह अपने भाई से कहकर तत्काल किसी डॉक्टर को बुला दे। उनकी लॉन्ड्री के साथ ही जिस डॉक्टर की दुकान है, वह सुना है पास ही लाजपती रोड पर रहता है। यदि वह आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और फिर साड़ी के छोर से 5 रुपए का एक नोट खोल शांति ने गोमती के हाथ में रख दिया कि फीस पहले ही क्यों न देनी पड़े, पर डॉक्टर को ले अवश्य आए। और फिर चलते चलते उसने यह भी प्रार्थना की कि रोटी पकाकर संभव हो तो तुम ही जरा आ जाना उम्मी। शांति का गला भर आया। गोमती ने कहा था, आप घबराए नहीं, मैं अभी भाई को भेज देती हूँ। और मैं भी अभी आई। और यह कहकर वह भागती सी चली गई। शांति वापस मुड़ी तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसने महसूस किया कि शंका और भय से उसके पांव कांप रहे हैं और उसका दिल धक धक कर रहा है। ऊपर जाकर उसने देखा उसके पति ऊपर से उतर रहे हैं। हाथ में उनके खाली लोटा है। चेहरा पहले से भी पीला हो गया है और माथे पर पसीना छूट गया है। शांति के उड़े हुए चेहरे को देखकर उन्होंने हंसने का प्रयत्न करते हुए कहा, घबराओ नहीं, सर्दियों में हैजा नहीं होता। शांति ने रोते हुए कहा, आप ऊपर क्यों गए, वहीं नाली पर बैठ जाते। किंतु जब पति ने नाली की ओर फिर चारपाई पर पड़े हुए बीमार बच्चे की ओर इशारा किया तो शांति चुप हो गई। उसने पहले सहारा देकर पति को बिस्तर पर लिटाया, फिर नाली पर पानी गिराया, फिर दूसरे कमरे में बिस्तर बिछाया, बच्चे को उस पर लिटाई। तभी गोमती आ गई। खाना तो सब खा चुके थे। अपने हिस्से का आटा उठा, आग बुझा, वह भाग आई थी। शांति ने कहा, मैं उम्मी को उधर कमरे में लिटा आई हूँ। मुझे डर है उसे सर्दी लग गई है। सांस उसे और भी कठिनाई से आने लगी है और खांसी भी बढ़ गई है। निचली कोठरी में पड़े हुए पुराने लिहाफ से कपड़े ले लो और अंगीठी में कोयले डालकर उसकी छाती पर जरा सेक दो। इनके पेट में गड़बड़ है, मैं इधर इनका कुछ उपचार करती हूँ। कुछ नहीं तो गर्म पानी करके बोतल ही फेरती हूँ। गोमती ने कहा, इन्हें बीवी जी कोई हाजमे की चीज दो। हमारे घर में तुम्मे की अजवाइन है, मैं उसमें से कुछ लेती आई हूँ। जब तक डॉक्टर आए उसे ही जरा गर्म पानी से इन्हें दे दो। बिना किसी तरह की हिचकिचाहट के शांति ने मैली सी पुड़िया में बंधी काली सी अजवाइन ले ली थी और गोमती अंगीठी में कोयले डाल नीचे कपड़े लेने भाग गई थी। बाहर शाम बढ़ चली थी। वहीं कमरे के अंधेरे में बैठे बैठे शांति की आंखों के सामने चिंता और फिक्र के वे सब दिन रात फिर गए। उनके पति को हैजा तो न था, किंतु गैस्ट्रोएंटेराइटिस तीव्र किस्म का था। डॉक्टर के आने तक शांति ने गोमती के कहने पर उन्हें तुम्मे की अजवाइन दी थी। प्याज भी सुंघाया और गोमती अंगीठी उठाकर दूसरे कमरे में बच्चे की छाती पर सेक देने चली गई। डॉक्टर के आने पर मालूम हो गया था कि उसे निमोनिया हो गया है और अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। शांति अपने पति और बच्चे दोनों की एक साथ कैसे तीमारदारी करती। उसने अपनी विवशता से गोमती की ओर देखा था, पर उसे होठ हिलाने की जरूरत ना पड़ी थी। बच्चे की सेवा शुश्रूषा का समस्त भार गोमती ने अपने कंधों पर ले लिया था। शांति को मालूम भी ना हुआ कि वह कब घर जाती है, कब घर वालों को खाना खिलाती है या खाती है, या खिलाती खाती भी है या नहीं। उसने तो जब देखा उसे छाया की भांति बच्चे के पास पाया।
कई दिन तक एक ही जून खाना खाकर गोमती ने बच्चे की तीमारदारी की थी। दोपहर का समय था। उसके पति दुकान पर गए हुए थे। उम्मी को भी अब आराम था और वह उसकी गोद से लगा सोया पड़ा था। और उसके पास ही फर्श पर टाट बिछाए गोमती पुराने ऊन के धागों से स्वेटर बुनना सीख रही थी। इतने दिनों की थकी हारी उनिंदी शांति पल के धीरे धीरे बंद हो रही थी। वह उन्हें खोलती थी, पर वे फिर बंद हो जाती थी। आखिर वह वैसी ही पड़ी पड़ी सो गई। जब वह उठी तो उसने देखा कि उम्मी रो रहा है और गोमती उसे बड़े प्यार से सुरीली आवाज में थप थप करके लोरी दे रही है। शांति ने आंखें बंद कर ली। उसने सुना गोमती धीरे धीरे स्वर में गा रही थी, आरी कक्को जारी कक्को जंगल पक्को वीर, भैया हाथे ढेला चिड़ैया उड़े जा। फिर आरी चिड़ैया दो पप्पड़ पकाए जा, भैया हाथे ढेला चिड़ैया उड़े जा। बच्चा चुप कर गया था। लोरी खत्म करके उसने बच्चे को गले से लगाकर चूम लिया। इन आंखों से देखा, बच्चे के पीले जर्द सूखे से मुख पर गोमती का काला स्वस्थ मुख झुका हुआ था। सुख के आंसू उसकी आंखों में उमड़ आए। उसने उठकर गोमती से बच्चे को ले लिया था और जब वे फिर टाट पर बैठने लगी थी तो दूसरे हाथ से शांति ने उसका हाथ पकड़ चारपाई पर बिठाते हुए उसे अपने बाजू से बांध लिया था और कहा था, आज से तुम मेरी बहन हुई गोमती। आंखें बंद किए शांति इन्हीं स्मृतियों में गुम थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे कि अचानक उसके पति अंदर दाखिल हुए। किसी जमाने में लॉन्ड्री चलाने वाले और समय पड़ने पर स्वयं अपने हाथ से इस्त्री गर्म करके कपड़ों को प्रेस करने में भी हिचकिचाहट न महसूस करने वाले लाला दीनदयाल और लाहौर की प्रसिद्ध फर्म दीनदयाल एंड सन्स के मालिक प्रख्यात शेयर ब्रोकर लाला दीनदयाल में महान अंतर था। इस 10 वर्ष के अरसे में उनके बाल यद्यपि पक गए थे, किंतु शरीर कहीं अधिक स्थूल हो गया था। ढीले ढाले और प्रायः लॉन्ड्री के मालिक होते हुए भी मैले कपड़े पहनने की जगह अब उन्होंने अत्यंत बढ़िया किस्म का रेशमी सूट पहन रखा था और पाँव में श्वेत रेशमी जुराबे तथा काले सैंडल पहने हुए थे। शांति ने झट रुमाल से आंखें पोंछ ली। बिजली का बटन दबाते हुए उन्होंने कहा, यहाँ अंधेरे में क्यों पड़ी हो? उठो, बाहर बाग में घूमो फिरो। और फिर बोले, इंद्रानी का फोन आया था, बहन यदि चाहे तो आज सिनेमा देखा जाए। दिल ही दिल में विषाद से शांति मुस्कुराई और उसके सामने एक और काली कलूटी सी लड़की का चित्र खिंच आया जिसे कभी उसने बहन कहा था, किंतु प्रकट उस सिर्फ इतना कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुंह फुलाए लाला दीनदयाल बाहर चले गए। तब आंखों को फिर एक बार पहुंचकर और तनिक स्वस्थ होकर शांति मेज के पास आई और कुर्सी पर बैठ पैड अपनी ओर खिसका कलम उठाकर उसने लिखा, बहन गोमती, तुम्हारी बहन अब बड़ी बहन बन गई है, बड़े आदमी की बीवी है। बड़े आदमियों की बीवियां अब उसकी बहनें हैं। पिंजरे में बंद पक्षी को कब इजाजत होती है कि स्वच्छंद स्वतंत्र विहार करने वाले अपने हमजोलियों से मिले। मैंने तुम्हें कल फिर आने के लिए कहा था, पर अब तुम कल ना आना। अपनी इस बंदिनी बहन को भूलने की कोशिश करना। शांति। इस बार उसने एक पंक्ति भी नहीं काटी और ना कागज ही फाड़ा। हाँ, एक बार लिखते लिखते फिर आंखें भर आने से जो एक दो आंसुओं की बूंदें पत्र पर अनायास ही गिर पड़ी थी, उन्हें उसने ब्लॉटिंग पेपर से सुखा दिया था। फिर पत्र को लिफाफे में बंद करके उसने नौकर को आवाज दी और उसके हाथ में लिफाफा देकर कहा कि महिलाल स्ट्रीट में पूर्वियों के मंदिर के पुजारी की लड़की गोमती को दे आए। और फिर समझाते हुए कहा, गोमती कुछ ही दिन हुए हैं अपने ससुराल से आई है। पत्र लेकर नौकर चला ही था कि शांति ने उसे फिर आवाज दी और पत्र उसके हाथ से लेकर फाड़ दिया। फिर धीरे से उसने कहा, तुम गोमती से कहना कि बीबी अचानक आज मैके जा रही हैं और 2 महीने तक वापस नहीं लौटेंगी। यह कहकर वह फिर खिड़की में जा खड़ी हुई
और अस्त हो जाने वाले सूरज के स्थान पर ऊपर की ओर बढ़ते हुए अंधेरे को देखने लगी। बात इतनी ही थी कि आज दोपहर को जब वे ब्रिज खेल रहे थे, तब नौकर ने आकर खबर दी थी कि वहीं लाल स्ट्रीट के पुजारी की लड़की गोमती आई है। वो बीच में ही छोड़कर और भूलकर कि उनके पार्टनर राय साहब लाला बिहारी लाल हैं, वह भाग गई थी और उसने गोमती को अपनी भुजाओं में भींच लिया था और फिर वह उसे अपने कमरे में ले गई थी। तब दोनों बहुत देर तक अपने दुख सुख की बातें करती रही थी। शांति ने जाना था कि किस प्रकार गोमती का पति काम करने लगा, उसे ले गया और उसे 4 बच्चों की मां बना दिया। और गोमती ने उम्मी और दूसरे बच्चों का हाल पूछा था। लाला दीनदयाल इस बीच में कई बार बुलाने आए थे, पर वह न गई थी। और जब दूसरे दिन आने का वादा लेकर उसने गोमती को विदा किया था, तो उसके पति ने कहा था, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस उज्जड़ और गंवार औरत को लेकर तुम बैठी रही, तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। उसे बगल में लिए उन सबके सामने से गुजर गई। राय साहब और उनकी पत्नी हंसने लगे और आखिर प्रतीक्षा करके चले गए। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन शांति ने तो फैसला कर लिया था कि वह पिंजरे को पिंजरा ही समझेगी और उड़ने का प्रयास नहीं करेगी।